घना कोहरा पुणे के कब्रिस्तान को अपनी चादर में लपेटे हुए था। बूढ़े आर्किटेक्ट आनंद जोशी गीले रास्ते पर धीरे धीरे चल रहे थे। उनके हाथ में सफेद मोगरे के फूलों का गुलदस्ता था। उनकी दिवंगत पत्नी प्रिया के पसंदीदा फूल हर कदम की आहट दबी हुई थी, मानो धरती ने अतीत की सांसों को रोक रखा हो। उसकी कब्र के सामने वे जम गए। दो छोटी लड़कियां घुटनों के बल बैठी थीं, भीगी हुईं, फुसफुसा रही थीं, मां। उन शब्दों ने आनंद के दिल को गहराई तक छेद दिया। प्रिया की कभी कोई संतान नहीं हुई थी। कब्रिस्तान के ऊपर धुंध एक नम कंबल की तरह फैली हुई थी। आनंद धीरे धीरे आगे बढ़े, मानो उन लोगों की शांति भंग करने से डर रहे हों जो जा चुके थे। उनके सामने लगे कब्र के पत्थर पर नाम खुदा था, प्रिया जोशी, वह महिला जिसके बिना घर और जीवन खाली लगता था। 3 साल से वह हर शुक्रवार यहां सफेद मोगरे के फूलों के साथ आते थे। उसके पसंदीदा फूल। अगर किसी दिन मैं ना आऊं तो समझ लेना कि मैं तुम्हारे पास आ गया हूं, उन्होंने गुलदस्ता रखते हुए फुसफुसाया। लेकिन आज सब कुछ अलग है। कोहरा और भी घना हो गया। हवा में गीली मिट्टी और प्रार्थनाओं की महक थी। दूर से आनंद ने कब्र के पास कोई हरकत देखी। पहले उन्हें लगा कि यह एक बिल्ली है, लेकिन पास आने पर उन्होंने 2 छोटी आकृतियों को घुटनों के बल बैठे देखा। लगभग 8 साल की 2 लड़कियां, पतले कपड़ों में, एक स्टेसान दिखता है जो ओस से भीगे हुए थे, एक दूसरे से लिपटकर रो रही थीं। उनके घुटने कीचड़ में सने थे, उनके हाथ छिले हुए थे। उनमें से एक की धीमी आवाज कांप रही थी, मां, हमें तुम्हारी बहुत याद आती है। आनंद की दुनिया जैसे ढह गई। वह बिजली की तरह रुक गए। प्रिया ने कभी किसी बच्चे को जन्म नहीं दिया था, वह यह निश्चित रूप से जानते थे। लेकिन वे शब्द मां, वह आगे बढ़े। बच्चियों, तुम किसे मां कह रही हो? बड़ी वाली ने अपना चेहरा उठाया। उसकी आंखें बारिश से पहले की रात की तरह गहरी थीं। प्रिया आंटी, वह हमारी मां है, वह फुसफुसाया। आनंद की उंगलियां कांप गईं। वह एक घुटने के बल बैठ गए। तुम उन्हें कहां से जानती हो? उन्होंने तुमसे क्या कहा? छोटी वाली ने, जिसके कंधे पतले थे, एक सांस ली। मां ने कहा था, अगर हम खो जाएं तो यहां आ जाना, वह हमें सुन लेंगी। आनंद ने अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन बड़ी वाली चिल्लाई, चित्रा, भागो, और दोनों धुंध के पर्दे में गायब हो गईं। वह केवल चिल्ला सके, रुको, तुम कौन हो? लेकिन देवदार के पेड़ों के बीच केवल हवा ने जवाब दिया। जमीन पर जंगली फूलों का एक छोटा मुरझाया हुआ गुलदस्ता पड़ा था। आनंद ने एक गीला ठंडा फूल उठाया। सफेद पंखुड़ियां उनके दस्ताने पर किसी की कोमलता की याद की तरह चिपक गईं। उन्होंने फुसफुसाया, प्रिया, तुमने यह क्या किया? और कोहरा फिर से उनके अकेलेपन को ढकने के लिए सिमट आया। आनंद काफी देर तक बिना हिले डुले खड़े रहे, मानो पत्थर बन गए हों। कोहरा धीरे धीरे छंट रहा था, लेकिन उनके सीने में एक भारीपन बढ़ता जा रहा था। यह डर नहीं था, बल्कि एक धुंधली सी पहचान थी। उन लड़कियों की आवाज में प्रिया का लहजा था, वही कोमलता, वही मां जिसे प्रिया कभी गर्मजोशी से फुसफुसाती थी। वह अपनी कार में वापस आए, इंजन चालू किया, लेकिन गए नहीं। डैशबोर्ड पर एक पुरानी तस्वीर कांप रही थी। प्रिया धूप में, सफेद पोशाक में, एक कोमल मुस्कान के साथ, जैसे वह सीधे उन्हें देख रही हो। तुम कुछ जानती थी? तुम कुछ छिपा रही थी, है ना? उन्होंने फुसफुसाया। उस दिन से उन 2 बच्चों का ख्याल उन्हें कभी नहीं छोड़ा। वे कौन थीं? वे प्रिया को मां क्यों कह रही थीं? उन्हें लगभग यकीन था कि यह कोई संयोग नहीं था। उस रात वह पुणे के बाहरी इलाके में अपने खाली घर लौटे। उन्होंने न केवल शारीरिक रूप से ठंड महसूस की, दीवारों में खालीपन बस गया था। कुर्सी पर प्रिया का धूल भरा शॉल पड़ा था। मेज पर वह किताब थी जिसे उसने 3 साल पहले खुला छोड़ दिया था। उन्होंने पन्ने पर अपनी उंगली फिराई, मानो उसे छूने की कोशिश कर रहे हों। उस रात आनंद सोए नहीं। उनकी आंखों के सामने बच्चों के चेहरे थके हुए आंसुओं से भरे हुए आते रहे। एक पल में वह उठे, मीठी चाय डाली, और उनकी नजर उस पुरानी लकड़ी की अलमारी पर पड़ी जिसे उन्होंने प्रिया की मृत्यु के बाद कभी नहीं खोला था। दराज में एक रिबन से बंधा एक बक्सा था। उन्होंने उसे खोला और उनका दिल जैसे रुक गया। अंदर करुणा आश्रम खड़की नामक एक संस्था को ट्रांसफर किए गए पैसों की रसीदें और पत्र थे, जिन पर प्रिया की लिखावट में लिखा था, बच्चों के सहायता कार्यक्रम के लिए। कागजों के बीच बच्चों की बनाई एक ड्राइंग थी।
दो लड़कियां एक महिला का हाथ पकड़े हुए थीं और तस्वीर के नीचे लिखा था, किताबों के लिए धन्यवाद प्रिया आंटी। उन्होंने वह कागज गिरा दिया। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था। प्रिया और वे लड़कियां कैसे? उसने उन्हें कभी क्यों नहीं बताया? वह खोजते रहे और एक तस्वीर मिली। प्रिया दो जुड़वां लड़कियों के बीच मुस्कुरा रही थी। एक के बाल घुंघराले थे, दूसरी पतली थी और उसकी आंखों पर बैंग्स थे। उसके पीछे साफ सुथरी लिखावट में लिखा था, चमेली और चित्रा, मेरी आंखों के तारे। आनंद सिर झुकाकर बैठ गए। उनके सीने में अपराधबोध और दर्द का मिला जुला एहसास बह रहा था। वह समझ गए, इतने समय से प्रिया एक दोहरी जिंदगी जी रही थी, उस गर्मजोशी को साझा कर रही थी जिसे वह लंबे समय से भूल चुके थे। सुबह उन्होंने शहर के अभिलेखागार में फोन किया, खड़की में उस केंद्र का पता ढूंढने के लिए। कुछ घंटों बाद वह वहां के रास्ते में थे। पुरानी मारुति 800 एक गरीब इलाके की संकरी गलियों में गरज रही थी। वह दुनिया जहां प्रिया कभी जाती थी उनके लिए अजनबी थी। फीके पड़े मुखौटे, नान और धुएं की गंध, सड़क के किनारे नंगे पैर बच्चे। केंद्र का साइन बोर्ड हवा में हिल रहा था, यहां करुणा खिलती है। आनंद अंदर गए। अंदर की दीवारें बच्चों की तस्वीरों से भरी थीं। चौक और दाल खिचड़ी की गंध आ रही थी। मेज पर 50 के दशक की एक महिला गोल चश्मे के साथ बैठी थी। उसने अपना चेहरा उठाया। आप किसे ढूंढ रहे हैं? उसने सावधानी से पूछा। मेरा नाम आनंद जोशी है, उन्होंने कहा। मैं प्रिया जोशी का पति हूं। महिला अवाक रह गई। उसका चश्मा थोड़ा नीचे खिसक गया। प्रिया, हे भगवान, आप आखिरकार आ ही गए। माफ कीजिए, उन्होंने माथा सिकोड़ा। प्रिया ने इस केंद्र को बचाया था, उसने कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। जब हम बंद होने वाले थे तो वह पैसे, किताबें, खाना लेकर आईं। बच्चे उन्हें प्रिया आंटी कहते थे, खासकर दो लड़कियां, चमेली और चित्रा। वह नाम बिजली के झटके जैसा था। वह बैठ गए, अपने आसपास की दुनिया को धुंधला महसूस कर रहे थे। वे अब कहां हैं? उन्होंने पूछा। महिला जिसने अपना परिचय रत्ना जी के रूप में दिया ने अपनी आंखें झुका लीं। प्रिया की मृत्यु के बाद लड़कियों को एक पालक परिवार में भेज दिया गया, लेकिन वे भाग गईं, एक नोट छोड़कर। मां हमें मोगरे के फूलों के पास सुन लेंगी। आनंद ने अपनी आंखें बंद कर लीं। मोगरे के पास, कब्रिस्तान में। सब कुछ मेल खा रहा था। एक और बात है, रत्ना जी ने एक फाइल निकालते हुए कहा। लड़कियों का पिता रमेश, क्या यह नाम जाना पहचाना लगता है? आनंद का चेहरा पीला पड़ गया। हां, वह 10 साल पहले उनका ड्राइवर था, जिसे एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट पर लड़ाई के कारण निकाल दिया गया था। खबरों के मुताबिक वह तब से शराबी बन गया था। प्रिया यह जानती थी, रत्ना जी ने धीरे से कहा, लेकिन उसने आपको दोष नहीं दिया। उसने कहा कि कोई भी जन्म से बुरा नहीं होता, बस कुछ लोग रास्ता भटक जाते हैं। उन्होंने अपनी मुट्ठी भींच ली। आंसू उनकी आंखों को जला रहे थे। तुम मेरी गलतियों को सुधारने की कोशिश कर रही थी। जब वह बाहर निकले तो बारिश हो रही थी। लड़कियों की तस्वीर वाली फाइल पर बूंदें गिर रही थीं। उनके गीले चमकदार चेहरे सीधे उन्हें देख रहे थे। आनंद ने फुसफुसाया, ठंडी बारिश के नीचे अपनी हथेली फैलाते हुए। अब और मत भागना बच्चियों, पापा तुम्हें ढूंढने आ रहे हैं। बारिश तेज हो गई। जैसे ही पुरानी मारुति 800 खड़की की संकरी गलियों से गुजरी, हवा ने विंडशील्ड पर प्रहार किया। हेडलाइट्स ने फीके घरों की कतारों को रोशन किया, जो पानी के पोखरों में प्रतिबिंबित हो रहे थे। बगल की सीट पर अनाथालय से मिली फाइल खुली पड़ी थी। चमेली और चित्रा की तस्वीरें, प्रिया के नोट्स, उनके चेहरे उसकी मुस्कान की तरह गर्म थे, जैसे वे सीधे उसकी आत्मा में झांक रहे हों। आनंद ने एक रोटी की दुकान के सामने कार रोकी, जिसकी रोशनी मंद थी। वह अंदर गए। ताजी रोटी और नमी की गंध गाढ़ी चाय की सुगंध के साथ मिल गई थी। माफ कीजिए। वह मालिक के पास पहुंचे, जो एक लाल चेहरे वाली महिला थी। क्या आपने लगभग 8 साल की 2 लड़कियों को देखा है? एक के बाल घुंघराले हैं, दूसरी पतली है। महिला ने याद करते हुए माथा सिकोड़ा। शायद वे कल उस पार की सीढ़ियों पर बैठी थीं। मैं उन्हें रोटी देना चाहती थी। वे भाग गईं। बेचारी। आनंद ने धन्यवाद दिया और बारिश में बाहर निकल गए। सड़कें खाली थीं। स्ट्रीट लाइट्स मोमबत्तियों की तरह टिमटिमा रही थीं। हर परछाई में वह उनकी आकृतियों की कल्पना कर रहे थे। वह कीचड़ भरे फुटपाथ पर चले, गीले कपड़ों को अपनी पीठ पर चिपका हुआ महसूस कर रहे थे, लेकिन रुक नहीं सके। एक घर पर उन्होंने पुरानी नदी लॉज का बोर्ड देखा।
उनका दिल तेजी से धड़कने लगा। ठीक यही नाम उस पुरानी रसीद पर था जो उन्हें दराज में मिली थी। वह पास गए। नम छिलती हुई दीवारें, एक खिड़की जिसके पीछे से कमजोर रोशनी आ रही थी, अंदर मिट्टी के तेल और फफूंद की गंध थी। काउंटर के पीछे एक झुका हुआ मालिक खड़ा था जिसके सिर पर एक पीली रोशनी थी। क्या आपने 2 छोटी लड़कियों को देखा है जो एक जैसी दिखती हैं? आनंद ने पूछा। उस आदमी ने कंधे उचकाए। यहां बहुत से लोग रुकते हैं। 1 हफ्ते पहले 2 छोटी बच्चियां बारिश से बचने के लिए बरामदे के नीचे खड़ी थीं। सुबह होते ही वे चली गईं। आनंद ने सांस ली। जाने ही वाले थे कि उनकी नजर प्रवेश द्वार के पास की दीवार पर पड़ी। पुराने विज्ञापनों के बीच एक बच्चों की ड्राइंग लटकी हुई थी। 2 लड़कियां मोगरे के फूल पकड़े हुए थीं। पेंसिल से लिखा था, मां हम अभी भी यहीं हैं। उन्होंने अपनी उंगली से कागज को छुआ, जबकि छत से टपकती बारिश की बूंदों ने लिखावट पर फैलते हुए धब्बे छोड़ दिए। उनका दिल दुख रहा था, लेकिन अब वह जानते थे कि वह सही रास्ते पर हैं। घर लौटकर वह सीढ़ियों के सामने देर तक खड़े रहे, ऊपर की ओर देखते हुए, जहां एक बंद दरवाजे के पीछे प्रिया का सामान रखा था। 3 साल तक वह ऊपर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए, लेकिन आज रात वह चढ़ गए। कमरे में सूखे मोगरे के फूलों और इत्र की महक थी जिससे उन्हें चक्कर आ गया। मेज पर एक आईना, एक कलम, एक छोटी सी नोटबुक थी। आनंद ने कांपते हाथों से उसे खोला। पहले पन्ने पर साफ लिखावट में, प्यार करने का मतलब है फिर से बनाना। आगे नोट्स थे, 12 अप्रैल, पुरानी गोदी पर 2 लड़कियों से मिली। उनके पिता नशे में थे, उनका घर टूट गया था। वे डरी हुई थीं, लेकिन जब मैंने उन्हें एक बिल्ली का बच्चा दिखाया तो मुस्कुराईं। मैं आनंद को बताना चाहती थी, लेकिन वह व्यस्त है। वह नहीं समझेंगे कि प्यार को बिना खोए बांटा जा सकता है। आगे लिखावट आसमान हो गई, जैसे जल्दी में लिखी गई हो। मैं उन्हें खड़की ले आई। वे पढ़ना सीख रही हैं। चित्रा एक चित्रकार बनने का सपना देखती है। चमेली एक शिक्षक बनना चाहती है। जब मैं उन्हें देखती हूं तो मैं वह देखती हूं जो मैंने दुनिया को कभी नहीं दिया, मातृत्व। अगले पन्ने पर वे रमेश, आनंद के पूर्व कर्मचारी की बेटियां हैं। उसने एक गलती की, लेकिन मुझे विश्वास नहीं है कि वह बुरा है। मैं हम दोनों के लिए इसे ठीक करना चाहती हूं। आनंद अवाक रह गए। रमेश, वह आदमी जिसे उन्होंने 10 साल पहले बिना सोचे समझे निकाल दिया था। उस समय यह मामूली लगा, लेकिन अब वह समझ गए। उनकी वजह से एक परिवार बिखर गया था। प्रिया किसी और की जिंदगी के टुकड़ों को बचाने की कोशिश कर रही थी, और वह भी चुपचाप। वह भोर तक बैठे रहे, उसके शब्दों को पढ़ते रहे, हर पंक्ति को प्रायश्चित की तरह आत्मसात करते रहे। सुबह होने से ठीक पहले उन्होंने खिड़की की एड्रेस बुक से एक पुराना लिफाफा निकाला। नदी रोड, कमरा नंबर 8। उनका दिल तेजी से धड़क रहा था। उन्होंने फोन उठाया, रत्ना जी को फोन किया। क्या यह पता अभी भी मौजूद है? उन्होंने पूछा। हाँ, एक विराम के बाद उसने जवाब दिया। यह लड़कियों का आखिरी ज्ञात निवास था। 1 घंटे बाद आनंद वहां के रास्ते में थे। भारी बारिश विंडशील्ड पर बरस रही थी। सड़क संकरी और ऊबड़ खाबड़ थी। पुराने घर एक दूसरे से सटे हुए खड़े थे। घर नंबर 18 के सामने वह रुके। बालकनी से एक फटा हुआ कपड़ा लटक रहा था। सीढ़ियों पर छोटे जूतों के निशान थे। उन्होंने चरमराती सीढ़ियां चढ़ी और दरवाजा खटखटाया। सन्नाटा, फिर एक धीमी सरसराहट। दरवाजा थोड़ा सा खुला। एक बच्चे का चेहरा दिखाई दिया, चित्रा। उसके बाल नमी से चिपके हुए थे। उसकी आंखें सतर्क थीं। आप कौन हैं? उसने धीरे से पूछा। आनंद घुटनों के बल बैठ गए ताकि उसकी नजरों के बराबर आ सकें। मेरा नाम आनंद है। मैं प्रिया आंटी का पति हूं। अंदर से एक बड़ी आवाज आई। झूठ, मां ने तुम्हारे बारे में कभी नहीं बताया। दरवाजा और चौड़ा खुला। चमेली, घुंघराले बालों वाली, गंभीर, एक ऐसी निगाह के साथ जिसने अपनी उम्र से परे जीवन का अनुभव किया था। वह अपनी बहन की रक्षा कर रही थी। हम किसी पर विश्वास नहीं करते। आनंद ने सिर हिलाया। मैं तुम्हें ले जाने नहीं आया हूं। मैं तुम्हें उसके बारे में, तुम्हारी मां के बारे में बताना चाहता हूं। चित्रा धीरे से फुसफुसाई। मां कहती थीं, अगर हम खो जाएं तो कोई अच्छे दिल वाला व्यक्ति आएगा। आनंद ने बड़ी मुश्किल से अपने आंसू रोके। शायद मुझे वह व्यक्ति बनना होगा। उन्होंने अपनी जेब से प्रिया का रूमाल निकाला जिसके किनारे पर नीले रंग की कढ़ाई थी। तुमने इसे कब्र पर गिरा दिया था। चित्रा ने रूमाल ले लिया, उसे अपनी छाती से लगा लिया और रोने लगी। चमेली ने मुंह फेर लिया, लेकिन उसके कंधे कांप रहे थे।
मैं तुम्हारी मां की जगह नहीं लेना चाहता, आनंद ने धीरे से कहा। मैं उसका वादा पूरा करना चाहता हूं। तुम्हारे पास एक घर होगा, वहां मोगरे के फूल उगते हैं, वे फूल जो उसे पसंद थे। लड़कियां चुप थीं, फिर चमेली ने सिर हिलाया। हम आएंगे, लेकिन केवल तभी जब तुम हमें दिखाओगे कि वे मोगरे के फूल कहां हैं। आनंद कई सालों में पहली बार मुस्कुराए। मैं वादा करता हूं। वे तीनों एक धूसर सुबह में बाहर निकले, जहां बारिश अब बूंदाबांदी में बदल चुकी थी। उनके पीछे फीकी लिखावट वाला दरवाजा था, कमरा नंबर 8। हवा ने दीवार पर लगे कागज के चित्र को हिला दिया। सफेद फूलों के नीचे एक महिला बच्चों के साथ, उसके नीचे बच्चों की लिखावट में लिखा था, मां का परिवार। धूसर सुबह छतों से लंबी बूंदों के साथ बीत गई। जैसे ही पुरानी मारुति 800 ने पुणे में प्रवेश किया, पीछे की सीट पर दो लड़कियां एक दूसरे से लिपटकर खिड़की से बाहर देख रही थीं, जहां नंगे पेड़ और कोहरा गुजर रहा था। आनंद ने स्टीयरिंग व्हील पकड़ रखा था, मानो न केवल यात्रा उन पर निर्भर थी, बल्कि उनका पूरा जीवन। घर ने उन्हें चुप्पी और धूल की गंध से स्वागत किया। 3 साल से यहां बच्चों की हंसी नहीं गूंजी थी। जैसे ही लड़कियां अंदर आईं, चित्रा दरवाजे पर ही रुक गई। मां यहां रहती थी? उसने धीरे से पूछा। हां, उन्होंने जवाब दिया। यहां सब कुछ वैसा ही है जैसा तब था जब वह थीं। उन्होंने हैंगर से प्रिया का पुराना शॉल उठाया, उस पर हाथ फेरा। वह इस घर से प्यार करती थी, खासकर बगीचे से। चलो, मैं तुम्हें दिखाता हूं। बाहर हवा मोगरे के पौधों की सूखी टहनियों को हिला रही थी। लड़कियां मुरझाई हुई सफेद पंखुड़ियों को देख रही थीं। बसंत में वे फिर से खिलेंगे, आनंद ने कहा। वह हमेशा मानती थी कि अगर रोशनी दी जाए तो फूल वापस आ जाते हैं। चित्रा ने झुककर एक पंखुड़ी को छुआ और पहली बार मुस्कुराई। बाद में जब वे रसोई में सादी दाल खिचड़ी खा रहे थे, चमेली ने अपनी आंखें उठाईं। आप गुस्सा नहीं हैं कि मां ने हमें आपके बारे में नहीं बताया? आनंद ने अपना चम्मच नीचे रखा, देर तक चुप रहे। नहीं, उन्होंने अंत में कहा, मैं सिर्फ खुद से गुस्सा हूं। मैंने यह नहीं देखा कि वह उस जगह पर रोशनी ढूंढ रही थी जहां मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। उस रात लड़कियां उस कमरे में सोईं जो कभी प्रिया का पुस्तकालय था। वह दरवाजे पर खड़े होकर उनकी नियमित सांसों को सुनते रहे और कई सालों में पहली बार शांति महसूस की। लेकिन शांति लंबे समय तक नहीं रही। अगली सुबह उन्हें रत्ना जी का एक पत्र मिला। उन्होंने लड़कियों के पिता रमेश का पता ढूंढ लिया था। वह चाईबासा के एक स्टील प्लांट में काम कर रहा था। उन्होंने उस पत्र को देर तक पकड़े रखा, फिर उसे अपनी जेब में रख लिया। क्या उन्हें उस आदमी से मिलना चाहिए? अगले दिन वह कारखाने के जंग लगे गेट के सामने खड़े थे। हवा में लोहे और धुएं की गंध थी। गंदे वर्दी वाले मजदूर आते जाते रहे। वर्कशॉप की गहराई में वेल्डिंग की चिंगारियों के पीछे उन्होंने एक लंबा आदमी देखा, जिसके गाल धंसे हुए थे और कनपट्टी पर सफेद बाल थे। उसके हाथ में वेल्डिंग टॉर्च थी। रमेश। जब उसने सिर उठाया तो उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। जोशी साहब, उसने सांस छोड़ी। मुझे लगा आप भूल गए होंगे। भूला नहीं, आनंद ने धीरे से जवाब दिया। बस बहुत देर से याद आया। रमेश ने टॉर्च नीचे रखी, अपने हाथ एक कपड़े से पोंछे। देखने आए हो कि मैं जंग के बीच कैसे जीता हूं? नहीं। आनंद ने अपनी जेब से एक फटी हुई नोटबुक निकाली। प्रिया की है। अपनी पत्नी का नाम सुनकर रमेश अवाक रह गया। वह पास आया। प्रिया, उसने मुझे तुम्हारी सोच से ज्यादा याद रखा। उसने तुम्हारे बच्चों की मदद की जब तुम नहीं कर सके। उसने उन्हें बचाया। रमेश एक लकड़ी के बक्से पर बैठ गया, अपना चेहरा अपनी हथेलियों में छिपा लिया। मैं जानता था कि वह अच्छी है, लेकिन इतनी नहीं। उसकी आवाज कांप रही थी। आखिरी बार जब मैंने उसे देखा तो उसके पास रोटी और दवाइयों का एक थैला था। मैंने उसे भगा दिया, कहा कि मैं इसके लायक नहीं हूं, और अब वह तुम्हें दोष नहीं देती थी। आनंद ने कहा। अपनी डायरी में उसने लिखा, रमेश बुरा आदमी नहीं है, वह बस रास्ता भटक गया है। एक लंबा सन्नाटा। फिर रमेश ने सिर उठाया। क्या लड़कियां मेरे साथ रहेंगी? वे सोचती हैं कि उनका पिता मर चुका है। ऐसा ही रहने दो। वह कड़वाहट से मुस्कुराया। उन्हें मुझसे बेहतर किसी की जरूरत है। आनंद ने सिर हिलाया। नहीं, उन्हें एक पिता की जरूरत है जो जीवित है, काम करता है और अलग बनना सीखता है। वरना प्रिया ने जो कुछ भी किया उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। रमेश ने उसे देर तक देखा, फिर फुसफुसाया, क्या होगा अगर वे माफ न करें? तो कम से कम वे सच जान जाएंगी। प्रिया का मानना था कि अगर कोई उसे स्वीकार करने के लिए तैयार हो तो रोशनी वापस आ जाती है।
बाहर एक ट्रेन की सीटी बजी। रमेश खड़ा हो गया। मैं आऊंगा, लेकिन मेरी मदद करना कि मैं भाग न जाऊं। मैं मदद करूंगा, आनंद ने जवाब दिया। एक हफ्ता बीत गया। बारिश का मौसम थम गया। छतों से पानी टपक रहा था। आनंद ने घर के एक हिस्से को बच्चों के कमरे में बदल दिया। चमेली ने तस्वीरें लटकाने में मदद की। चित्रा ने एक आवारा बिल्ली को खाना खिलाया। सुबह वे रोटी बनाते, हंसते। कभी कभी चमेली उस पुराने पियानो पर बैठती जिसे प्रिया बजाती थी और धीरे धीरे धुनें ढूंढती। एक शाम जब लकड़ी का चूल्हा जल रहा था, आनंद रमेश को घर ले आए। लड़कियां सीढ़ियों पर सतर्क खड़ी थीं। उस आदमी ने अपनी टोपी उतारी, बेचैन। उसके कपड़े फीके थे, उसके हाथ खुरदुरे थे, लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि शर्म थी। यह, आनंद ने शुरू किया, मैं जानती हूं। चमेली ने बीच में ही काट दिया। यह वही है जो छत ठीक करने के लिए आश्रम आया था। रमेश ने सिर हिलाया। उस समय मैं नहीं बता सका कि मैं कौन हूं। कोई हक नहीं था। चित्रा अपनी बहन के करीब आ गई। तुम सच में हमारे पापा हो? वह घुटनों के बल बैठ गया। अगर दिल में अब भी प्यार करने की क्षमता है, हां, मैं तुम्हारा पिता हूं, लेकिन मैं माफी नहीं मांग रहा। एक भारी खामोशी छा गई। चमेली ने फर्श की ओर देखा, फिर आगे बढ़ी। उसके हाथ में एक सफेद फूल था। मां कहती थी, माफी का मतलब भूलना नहीं, बल्कि बिना दर्द के याद करना है। रमेश अपने गंदे गालों पर चमकते आंसुओं को रोक नहीं सका। चित्रा पास आई और अपना हाथ उसके कंधे पर रखा। आनंद ने अपने आंसू छिपाने के लिए मुंह फेर लिया। प्रिया, उन्होंने सोचा, अगर तुम देख रही हो तो देखो कि सब कुछ कैसे वापस आ रहा है। तब से जीवन अलग तरह से चलने लगा। घर आवाजों, आंखों, हंसी, बातचीत, ताजी रोटी की महक से भर गया। रत्ना जी हर सप्ताहांत किताबें लेकर आती। रमेश ने छत की मरम्मत में मदद की, बगीचे की देखभाल की और आंगन में पहला मोगरे का फूल फिर से खिल गया। एक दिन चमेली एक कागज के टुकड़े के साथ आनंद के पास आई। उस पर बच्चों की लिखावट में लिखा था, प्रिया का घर, क्या हम इसे गेट पर लटका सकते हैं? उसने पूछा। बिल्कुल, वह मुस्कुराए। सबको पता चलने दो कि उसकी रोशनी यहीं रहती है। देर रात जब लड़कियां सो चुकी थीं, रमेश लकड़ी के चूल्हे के पास बैठा दीवार पर प्रिया की तस्वीर को देख रहा था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं शांति से सांस ले पाऊंगा, उसने कहा। उसने हम सबको बचाया। आनंद ने सिर हिलाया। प्रिया जानती थी कि प्यार शब्दों से नहीं बल्कि कर्मों से होता है। अब यह हमारा काम है कि हम उसकी रोशनी को बनाए रखें। बाहर हवा थम गई। चूल्हे में लकड़ी चटक रही थी। आनंद ने अपनी आंखें तस्वीर की ओर उठाईं। दीपक की कोमल रोशनी में ऐसा लगा जैसे प्रिया मुस्कुरा रही हो, शांत, कृतज्ञता से भरी हुई। बसंत चुपचाप आया। पहली धूप के साथ घर के पीछे का बगीचा जीवंत हो उठा। सफेद मोगरे के फूलों ने अपना सिर उठाया। हवा टहनियों में फुसफुसा रही थी। गेट पर एक नया बोर्ड लटका था, प्रिया का घर। उसके नीचे बच्चों के हाथों से बुने हुए रिबन थे। आंगन में बच्चे व्यस्त थे। चमेली और चित्रा आश्रम के अन्य बच्चों के साथ अपना पहला पाठ तैयार कर रही थीं। वह पुराना घर एक छोटा सा स्कूल बन गया था जिसका सपना प्रिया ने देखा था। रत्ना जी मेजें लगा रही थीं। रमेश बेंचों की मरम्मत कर रहा था और आनंद खिड़की पर प्रिया की पुरानी नोटबुक पकड़े खड़े थे। प्यार करने का मतलब है फिर से बनाना, उन्होंने फुसफुसाकर पढ़ा और मुस्कुराए। आंगन में हंसी की आवाजें आ रही थीं। चित्रा आटे से सनी हुई कुकीज की एक प्लेट लेकर अंदर भागी। आनंद पापा देखिए, हमने ये मां की रेसिपी से बनाई है। उन्होंने एक ली, वेनिला और बचपन का स्वाद महसूस किया। अद्भुत, उन्होंने कहा। मां को बहुत गर्व होता। बरामदे में चमेली दिखाई दी। उसके हाथ में बगीचे से तोड़ा गया ताजा सफेद मोगरे का फूल था। हमने फैसला किया है कि यह हमारे स्कूल का प्रतीक होगा, उसने कहा, ताकि हर बच्चा जाने कि धूल से भी रोशनी की ओर बढ़ा जा सकता है। आनंद ने झुककर उसका माथा चूमा। यह सबसे बुद्धिमान बात है जो मैंने कई सालों में सुनी है। जब मेहमान इकट्ठा हुए तो वह एक अस्थायी मंच पर आए। आज हम सिर्फ एक कक्षा नहीं खोल रहे हैं, उन्होंने कहा। हम उस जगह का दरवाजा खोल रहे हैं जहां से रोशनी शुरू होती है। प्रिया का मानना था कि सबसे भटके हुए दिल को भी प्यार से गर्म किया जा सकता है। और अब यह घर उन सभी का है जो गर्मजोशी की तलाश में हैं। लोगों ने तालियां बजाईं। रमेश बगल में एक बक्सा पकड़े खड़ा था। उसमें एक पुरानी तस्वीर थी, वह प्रिया और दो बच्ची लड़कियां। वह चमेली और चित्रा के पास गया, तस्वीर बढ़ाई। यह तुम हो,
माँ ने उस समय कहा था, ये आंखें मेरी रोशनी हैं। चमेली ने कांपती उंगलियों से तस्वीर ली। उसकी आंखों में आंसू चमक रहे थे, लेकिन वह मुस्कुराई। तो अब इस रोशनी को सभी बच्चों का होने दो। रमेश ने सिर हिलाया, अपने आंसू नहीं रोक सका। चित्रा ने उसे गले लगा लिया, फुसफुसाया, माँ कहती थी, रोशनी हमेशा वापस आती है अगर उससे डरो नहीं। आकाश में सफेद मोगरे की पंखुड़ियां हवा में उड़ रही थीं। बच्चों की घंटियां और हंसी आंगन में फैल गई, हवा को जीवन से भर दिया। बाद में जब सूरज पश्चिम की ओर झुका तो परिवार और दोस्त कब्रिस्तान गए। रास्ता हरे और कोमल बरगद के पेड़ों की कतारों से होकर जाता था। प्रिया की कब्र पर फूल और प्रार्थनाएं थीं। लड़कियों ने उन्हें दिल के आकार में सजाया और आनंद ने ताजा मोगरे के फूलों का गुलदस्ता रखा। प्रिया, उन्होंने धीरे से कहा, तुमने असंभव कर दिखाया। तुमने हमें जीवन में वापस ला दिया। चमेली और चित्रा घुटनों के बल बैठ गईं। माँ, हम दूसरों को वैसे ही सिखाएंगे जैसे तुमने हमें सिखाया, चमेली ने कहा, और हम और भी मोगरे के फूल लगाएंगे, चित्रा ने जोड़ा, ताकि तुम उन्हें स्वर्ग से देख सको। रमेश पीछे खड़ा था, हाथ में टोपी, उसकी आवाज कांप रही थी। धन्यवाद प्रिया, एक ऐसे इंसान को मौका देने के लिए जो खुद को खो चुका था। रत्ना जी ने अंतिम प्रार्थना की और फुसफुसाया, अब वह हर उस व्यक्ति में जीवित है जो माफ करना सीखता है। हवा पहाड़ी पर बह गई, पंखुड़ियों को ऊपर उठाते हुए सफेद बिंदु छोटे आत्माओं की तरह आकाश में उड़ गए। आनंद ने अपनी आंखें उठाईं। देखो प्रिया, उन्होंने कहा, हमारे पास फिर से एक घर है जहां हंसी सुनाई देती है। उन्होंने लड़कियों का हाथ पकड़ा, वे रास्ते पर वापस चले और उनके पीछे रमेश चल रहा था। आकाश में सूरज पत्तियों के माध्यम से खेल रहा था, प्रेम की सांस की तरह कोमल प्रकाश बिखेर रहा था। और उस पल आनंद समझ गए, न मृत्यु न कोई हानि उसे नष्ट कर सकती है जिसे दिल ने बोया है। मोगरे के फूल फिर से खिलेंगे और उनके साथ वह जीवित रहेगी।